हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन कम्युनिटी। दोस्तों, एजुकेशन कम्युनिटी में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मॉडल जेल अधिनियम 2023 के बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर न्यूज़ ये है कि जो हमारा जेल अधिनियम 1894 है, जो ब्रिटिश के ज़माने में लाया गया था, उसकी जगह पर एक मॉडल जेल अधिनियम 2023 तैयार किया गया है। और उसके आधार पर चूंकि अब जो जेल प्रणाली है वो संचालित हो। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर चीज़ें बता दूँ कि जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता है, आपराधिक न्याय प्रणाली, उसके 3 अंग होते हैं। पहला अंग होता है पुलिस, जहाँ पर अपराधियों को पकड़ा जाता है और उनको रिपोर्ट किया जाता है, और उसके बाद उनको फिर दूसरा जो हमारा अंग है न्यायपालिका में पहुंचा दिया जाता है। न्यायपालिका सुनवाई करती है और उपरोक्त जो आईपीसी के प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग उनको सजा दी जाती है। उसके बाद तीसरा सिस्टम आ जाता है जिसको हम सुधारात्मक प्रणाली या करेक्शनल सिस्टम बोल देते हैं, या जिसको हम सामान्यतः जेल प्रणाली के तौर पे जाना जाता है। तीसरा सिस्टम है जेल रिफॉर्म। तो ये जो अधिनियम है वो वहाँ पर जेल प्रणाली से संबंधित है। तो दोस्तों, ये वाला जो आर्टिकल हम कवर करने वाले हैं उसके अगर हम अलग अलग डायमेंशंस की बात करें तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, तो एक बार ऊपर से ओवरव्यू अगर हम देखें, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि जो 1894 में जेल अधिनियम लाया गया था उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस कौन कौन से थे या उसमें क्या प्रावधान किए गए थे। दूसरा दोस्तों, हमारा जो डायमेंशन यहाँ पर होने वाला है, हमको ये जो मॉडल जेल अधिनियम 2023 क्यों लाया गया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये चीज़ हम देखने वाले हैं। तीसरी चीज़ है तो दोस्तों यहाँ पर कि वर्तमान में जो जेल प्रणाली है उससे जुड़ी जुड़ी प्रमुख समस्याएं कौन सी हो उनके बारे में देखेंगे। साथ ही में दोस्तों हम यहाँ पर संक्षिप्त में ये भी देखेंगे कि भारतीय संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, और आखिरी में ये जो हमारी जेल प्रणाली है उसको बेहतर बनाने के लिए क्या क्या सिफारिशें हो सकती हैं या क्या क्या अनुशंसाएं हैं उसके बारे में हम देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ें तो जो पहला डायमेंशन है दोस्तों उसके बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए ये जो 1894 का जेल अधिनियम है ये भारत में जो जेल हैं उनके प्रबंधन और प्रशासन से संबंधित पहला कानून था। इसके बाद जो है दोस्तों, ये जो अधिनियम लाया गया था वो 1836 में लॉर्ड मैकाले द्वारा जेल अनुशासन समिति की जो गठित की गई थी और उसकी सिफारिशों के आधार पर इसको लाया गया था। फिर यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि जो जेल प्रिजन या कारागार है उसके बारे में बताया गया है कि ये जो जेल प्रिजन या कारागार होता है वो कैदियों को स्थायी या अस्थायी रूप से कैद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और इसमें जो पुलिस कस्टडी होती है, जो पुलिस थाने वगैरह या सहायक जेल हैं, उनको शामिल नहीं किया जाता है। यहाँ पर यह भी बताया गया है दोस्तों कि जो रोजगार है कैदियों के लिए, यहाँ पर रोजगार, उनके स्वास्थ्य और उनसे मिलने वाले लोगों से जुड़े प्रावधान इस अधिनियम में कैदियों के लिए किए गए थे। हालांकि दोस्तों यहाँ पर गृह मंत्रालय ने पाया है, और आज भी आप देख सकते हैं, जनरली भी एक ऑब्जर्वेशन हमारा हो सकता है कि जो अधिनियम ब्रिटिश के ज़माने में लाया गया था और लगभग 130 साल पुराना है, उसमें कैसे प्रावधान रहे होंगे। ज़्यादातर उसके प्रावधान ऐसे रहे होंगे जो एक प्रकार से हमारे जो क्रांतिकारी थे या हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनको पकड़ के जेल में डाला जाए और उनका एक प्रकार से अधिक दमन किया जाए। तो इस प्रणाली को रखा गया था। इस प्रणाली को ध्यान में रखते ये अधिनियम लाया गया होगा। तो यहाँ पर दोस्तों गृह मंत्रालय ने पाया है कि ये जो जेल प्रणाली, ये जो जेल अधिनियम था 1894 का, उसमें काफ़ी कमियां थी और उसमें सुधारात्मक उपायों को महत्व नहीं दिया गया था। अभी आपको मैंने बताया था कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता है उसका तीसरा अंग जो होता है वो है सुधारात्मक प्रणाली या करेक्शनल सिस्टम। तो ये जो अधिनियम है वो एक प्रकार से सजा देने पर या एक प्रकार से दमन करने पर आधारित है, ना कि सुधारात्मक उपायों को अपनाने के लिए। तो यहाँ पर जो पुलिस जो मॉडर्न पुलिसिंग के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारा पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, उसने जो है इसकी समीक्षा की, ये जो पुराना अधिनियम हो, और उसके आधार पर एक नया ड्राफ्ट तैयार किया है जिसके फलस्वरूप मॉडल जेल अधिनियम 2023 तैयार किया गया है। दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ बात की है जो प्रीलिम्स में काम की हो सकती है कि देखिए जो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है उसमें ये बोला गया है कि जो कोई भी व्यक्ति जो कैद है, जो जेल में कैद है, उसको मतदान करने का अधिकार से ये एक प्रकार से रोकने का काम करता है या उसको अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना केवल बंद कैदी वहाँ पर जो कैदी हैं बल्कि जो अंडर ट्रायल हैं, जो विचाराधीन कैदी हैं, यानी कि जिनको सज़ा नहीं मिली है और न्यायपालिका में उनके लिए केस चल रहा है, उनको भी एक प्रकार से रोकता है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ें, इसकी आवश्यकता देखें उससे पहले हम भारतीय संविधान जो है इस विषय के बारे में क्या बोलता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए संविधान जो है वो जेल और उनमें जो कैद व्यक्ति हैं उनसे जुड़े मामले जो है वो राज्य सूची को सौंपता है, यानी कि वो राज्य सूची के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर यहाँ पर जेल प्रबंधन और प्रशासन की जो जिम्मेदारी है वो भी एक प्रकार से पूरी की पूरी, जब ये राज्य सूची का विषय है तो राज्य सरकार के पास है, और उनके लिए जो उचित प्रावधान या जो भी प्रावधान बनाए जाने हैं उसका अधिकार भी राज्यों के पास है।
इस प्रकार से दोस्तों ये जो मॉडल अधिनियम है वो राज्यों के लिए एक प्रकार से मार्गदर्शक दस्तावेज का काम करेगा, ना कि जो उसमें अधिनियम में प्रावधान किए जाएंगे वो सीधे के सीधे इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, क्योंकि राज्य सूची में जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास है। अब साथियों हम आगे बढ़ें और यहाँ पर वर्तमान में जो जेल कानून में जो सुधार की आवश्यकता क्यों है उसके बारे में अगर हम बात करें। देखिए दोस्तों, जब आप पॉइंट लिख रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप इसमें जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वही करें, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी पॉइंट्स वगैरह बना सकते हैं, या केवल आप यहाँ से जब आप नोट्स वगैरह बना रहे हैं तो इसकी केवल हेडिंग उठाइए और एक एग्जाम्पल या कुछ डेटा लिख दीजिए, ताकि बहुत ही आपका छोटा नोट्स वगैरह बन जाए। और इस तरीके से आपको मैथ्स में भी उपयोग करना है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा शब्द लिखे होते हैं और ये कोई भी जब हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो उसका एक तरीका भी होता है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें कि इससे आवश्यकता क्यों पड़ी इस अधिनियम की, हमको लाने की, जो नया जो हमारा जो मॉडल जेल अधिनियम है उसको लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो देखिए जो पुराना है उसमें औपनिवेशिक चरित्र है। जैसे कि मैंने बताया कि इसका उद्देश्य था, इस कानून को जो लाया गया था 94 में, वहाँ पर राजनीतिक कैदियों को एक प्रकार से दमन करने के लाया गया था, तो वहाँ पर भी अभी भी शोषणात्मक प्रणाली को अपनाया गया है, ना कि सुधारात्मक प्रणाली को। वहाँ पर जैसे कि एक उदाहरण की बात करें कि उस जमाने में आपने अगर हिंदी फिल्में देखी होंगी 60 70 80 के दशक में, तो कोड़े मारने का प्रावधान, कोड़े जैसे मारने जैसी प्रक्रिया उसमें शामिल की गई हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आगे हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, जेलों को सुधारात्मक बनाना, जो मैंने आपको बोल दिया कि जेल जो होना चाहिए वो एक प्रकार से सुधार के लिए स्थान होना चाहिए वहाँ पर, ना कि एक प्रकार से दंड देने के लिए कि जो कैदी हैं उनके जीवन को और कठिन बनाया जाए। फिर तीसरा प्रावधान है दोस्तों, यहाँ पर कैदियों को बेहतर सुविधायुक्त जेलों को बनाना है, जिसमें क्या है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो और उनके जीवन को वहाँ पर सुविधाएं भी बेहतर हैं, क्योंकि जो कैदी भी हैं उनके पास भी मानवाधिकार तो हैं ही। फिर आगे अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जेलों में हम एक चीज़ ये भी देखते हैं कि हमारे जो पुराने अभी के जो जेल हैं उस पर एक तो सुविधाओं की, जैसे हमने आखिरी वाले पॉइंट्स में बात की, वो वंचित होता है। तो यहाँ पर हमारा प्रयास होगा कि हम वहाँ पर उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं, जो सुविधाएं हैं, पुस्तकालय वगैरह हो, प्रशिक्षण कार्यक्रम वगैरह करने की आवश्यकता है, इसलिए हमको वो इस अधिनियम की आवश्यकता पड़ी। फिर यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें जेलों में हत्याएं और हिंसा की बात करें, उदाहरण के लिए बता सकते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि हम जेलों में हत्याएं और हिंसा एक पॉइंट डालते हैं वो बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ज़्यादा डिटेल में लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, अदरवाइज़ क्या होगा, आपका जो तयशुदा टाइम में और तयशुदा जो स्पेस है उसमें लिखने के लिए आंसर है वो छोटा पड़ जाएगा। तो आप सीधे एग्जांपल दे सकते हैं, हाल ही में तिहाड़ जेल में एक 33 वर्षीय व्यक्ति की या एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, तो ऐसे हो जाएगा। फिर दोस्तों आगे हम बढ़ें और अन्य समस्याओं की बात करें, जो जेल हमारी जो अभी पर्याप्त जो जो हमारी वर्तमान की जेल प्रणाली उसमें क्या क्या खामियां हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें विचाराधीन कैदों की संख्या की बात करें, देखिए 2021 में जो भारतीय कारागार सांख्यिकी है उसके अनुसार 77% से अधिक कैदी ऐसे हैं जिनके मामले कोर्ट में विचाराधीन है, यानी कि किसी व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया था या उसके मामले में, उसके केस में कोई मामला चल रहा है और अभी उसको सज़ा नहीं मिली है, तब भी वो व्यक्ति जेल में बंद है। तो 100 में से 77 व्यक्ति हैं, और दोस्तों इसमें से भी 25 व्यक्ति ऐसे हैं, जितने भी देश में कैदी हैं 100 में से अगर मान के चलिए, उसमें से 25 व्यक्ति ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं, यानी कि जिनको ये शायद जानकारी ही नहीं थी कि इस मामले में सज़ा मिल सकती है। हो सकता है आपस में किसी व्यक्ति या गांव में छोटा सा विवाद हुआ था, वो गए, उन्होंने केस दर्ज करवाया और उनको पुलिस ने पकड़ के केस लगा दिया। अब वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में चल रहा है और वो प्रेजेंट छोटे से केस में, हो सकता है थोड़ी से 2-4 हाथों की मारपाई में या छोटे से कोई भी लेन देन के मामले थे, उसमें वो लोग उलझे हुए हैं, सालों साल जेल में बंद हैं। तो ये एक समस्या है। दूसरा दोस्तों, हमारे जो जेलों की समस्या है वो है जेलों की जो क्षमता है उससे अधिक जो कैदियों को उसमें भरा जाता है। कैदियों को रखने की जेलों की क्षमता के बारे में अगर हम बात करें, जैसे कि NCRB 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग पूरे भारत भर में 5,54,034 लोग जेल में बंद हैं, जबकि जेलों की जो हमारी क्षमता है वो 4,25,609 ही है। अगर दिल्ली की बात करें, हम दिल्ली का एग्जाम्पल लें, तो वहाँ पर 183% ऑक्यूपेंसी रेट है, यानी कि रखना 100 लोगों को चाहिए तो 183 लोगों को जेल में रखा गया है। फिर एक और समस्या जो दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है एक जमानत मिलने में कठिनाई। देखिए होता क्या है कि जो लोग भी जेलों में छोटे छोटे केसों में बंद होते हैं, वहाँ पर एक प्रकार से, एक तो क्या है, उनके पास जो वकील वगैरह जो उनकी पहुँच होती नहीं है, सरकारी वकील भी उतने हैं नहीं है, और दूसरी चीज़ उनके पास संसाधन भी नहीं होते इस चक्कर में, और जागरूकता का अभाव भी होता है। इस चक्कर में लोग सालों साल जेल में पड़े रहते हैं और जमानत नहीं हो पाती है। और जो अंडर ट्रायल कैदी थे वो तो काफ़ी, जैसे हमने ऊपर देखा कि डेटा में देखा कि लगभग 70% हैं, तो वो इतनी पर्याप्त संख्या में लोग जेलों में बंद रहते हैं। तो जमानत ना मिलना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की और हमारे जेल प्रणाली की। फिर दोस्तों यहाँ पर और कुछ समस्याओं की बात करें हमने,
तो यहाँ पर जेल अधिकारियों को खाली पड़े पद की भी हैं। देखिए जो भी हमारी राज्य सरकार है, ना केवल हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बल्कि जेल में अधिकारियों के पद खाली पड़े हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में जेल अधिकारियों में 60% पद खाली पड़े हैं। बल्कि हमारे यहाँ पर पुलिस में जो है पद हैं वो पर्याप्त मात्रा में खाली हैं। जो जुडिशरी में पद खाली हैं वो खाली। और जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो एक छोटा सा व्यक्ति जो किसी छोटे छुटपुट अपराध में वो गया था केवल पुलिस के पास कि चलो कुछ समझौता हो जाएगा, उसको पकड़ के केस लगा दिया गया। फिर वो केस चला गया हाई कोर्ट में, वो केस चला गया स्थानीय न्यायालय में, वो चलता रहा और वो व्यक्ति फिर जेल में जो प्रणाली है वो भी है। तो एक प्रकार से आदमी का पूरा जीवन ही यहाँ पर तबाह हो जाता है। और ये खाली पड़े पदों की संख्या है हमारी, न केवल जेल रिफॉर्म में बल्कि और भी जो हमारे अंग हैं उन सब में एक समस्या है। फिर यहाँ पर एक और चीज़ है दोस्तों कि जेलों में जो है अप्राकृतिक मौतें होती हैं। जैसे कि 185 कैदी ऐसे थे जिनकी अप्राकृतिक मौतें हुई 2021 में, और 150 कैदियों ने आत्महत्या कर ली। तो ये हमारी यहाँ पर समस्याएं हैं। अब दोस्तों हम पहले यहाँ पर देखते हैं कि जो अधिनियम लाया गया है उसमें ऐसे कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं जो जो हमारी जेल प्रणाली सिस्टम है उसको बेहतर या दुरुस्त करने का काम करेंगे। तो देखिए पहला प्रावधान है कि यहाँ पर अच्छे आचरण को प्रोत्साहित किया जाएगा। देखिए दोस्तों जो भी अपराधी जो हैं, ये जो कैदी जेल में बंद होते हैं, चाहे वो अंडर ट्रायल हो या परमानेंट कैदी हो, उनको पैरोल व फरलो पर आने का अधिकार होता है। अगर हम पैरोल की बात करें दोस्तों तो पैरोल क्या होता है कि किसी व्यक्ति को सशर्त एक प्रकार से रिहा किया जाता है। जैसे संजय दत्त के मामले में आप देखेंगे जब उनके ऊपर वो जेल में थे तो उनको समय समय पर पैरोल में आने का, बाहर आने को जो है दिया जाता है कि उनके आचरण अच्छा है तो हम उनको पैरोल पर जाने का अनुमति देते हैं। दूसरा दोस्तों अगर हम फरलो की बात करें तो ये क्या है कि जो लंबी अवधि के कारावास में जो कैदी बंद होते हैं तो उनको एक प्रकार से सजा का जो प्रतिहार के तौर पे इसको जाना जाता है फरलो में, वो आने की अनुमति होती है। फिर यहाँ पर दोस्तों अगर हम बेल की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि ये किसी भी अपराधी को एक प्रकार से आपराधिक मामले में अभियुक्त की अस्थायी रिहाई है, यानी कि उसको परमानेंट रिहाई नहीं मिली है, लेकिन जब तक वो मामला चल रहा है तो उसको जेल में रहने की आवश्यकता नहीं है, वो केस चलता रहेगा, वो व्यक्ति बाहर रह सकता है बेल के मामले में। दोस्तों इसी में एक और की पॉइंट है, ये सब चीज़ें प्रीलिम्स में आजकल काम की हो जाती हैं। लास्ट ईयर एक जेल जो प्रणाली है उस पर एक जो प्रश्न भी पूछ लिया गया था कि अंडर ट्रायल जो व्यक्ति है उसको थाने में रखा जाना चाहिए, जेल में रखा जाना चाहिए, उस टाइप का एक प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि जमानत में जो है पुलिस थाने से जो मिलने वाली जमानत है उसको एक प्रकार से पुलिस बेल कहा जाता है। और सामान्यतः जब पुलिस बेल मिलती है तो यहाँ पर एक प्रकार से बॉन्ड भरने को या किसी व्यक्ति को गारंटर के तौर पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। फिर आगे दोस्तों अगर हम बात करें कि और भी क्या इंपॉर्टेंट इसके प्रावधान हैं तो यहाँ पर सुधार और पुनर्वास की बात भी की गई है। कैदियों को एक प्रकार से प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है। हमको ये नहीं सोचना है कि इनने अपराध किया है और उनको दमन करना है, हमको उनके प्रति उनके जीवन को या वो कैसे सुधारात्मक प्रणाली में अपनाए जाए वो चीज़ को अपनाना है। तो कैदियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना और एक प्रकार से उनको स्किल डेवलपमेंट मुहैया कराना, ये भी हमारा एक इसके माध्यम से इस अधिनियम में एक उद्देश्य रहेगा। फिर दोस्तों अगर हम बात करें कि बेहतर रक्षा और सुरक्षा रखना, जैसे कि महिलाएं और जो ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए अलग अलग सेल्स की व्यवस्था की जाएगी जेलों में, और जेल प्रशासन में जो नवीन प्रौद्योगिकी है उनका उपयोग किया जाएगा, और उच्च सुरक्षा वाली जेलों की स्थापना करना भी शामिल है दोस्तों, क्योंकि जेलों में भी हत्याओं के मामले अक्सर देखे जाते हैं। कुछ अन्य उपायों की बात करें साथियों हम यहाँ पर, तो यहाँ पर अर्ध खुली जेलों के लिए प्रावधान किए गए हैं, और जो जेलों में बंद कैदी हैं उनके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैसे सुनवाई की जाए, जो आज के समय की जो सुलभ तकनीकें हैं उनका उपयोग किया जाए, तो इन चीज़ों को भी अपनाया जाएगा। एक प्रकार से आज जो चीज़ आप सामान्य एक जो कॉमन सेंस से आज जो चीज़ें अपनाई जाने की ज़रूरत है उन चीज़ों में, और अगर आप खुद भी लिखने बैठेंगे तो इसमें और भी आप पॉइंट्स ऐड करते चले जाएंगे, तो ऐसा कोई ये बड़ा मुद्दा नहीं है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो जेल अधिनियम है 1894 के साथ साथ इसमें एक प्रावधान ये भी किया गया है कि जो जेल अधिनियम 1900 है और बंदी स्थानांतरण अधिनियम 1950 की भी समीक्षा की गई है, और उनके जो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं उनको भी इस अधिनियम में शामिल करने का काम किया गया है। दोस्तों अगर हम आगे बात करें, भाई हमने देख लिया कि इसकी क्यों आवश्यकता है, क्या समस्याएं हैं, इस अधिनियम में क्या प्रावधान किए गए हैं। अब आगे अगर हम देखें कि जेलों में जो सुधार के लिए क्या सुझाव दिए सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए, आपसे लिखने के लिए पूछा जाए, या एथिक्स में इस टाइप का सवाल बन जाता है, तब आप क्या सुझाव देंगे, तो हम उसकी बात अगर करें तो देखिए जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने कारावास में जो जेलों में रहने वाले लोग हैं, हिरासत में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए 3 व्यापक सिद्धांतों को रेखांकित किया है जिनका अक्सर पालन किया जाना चाहिए। तो इसका सुझाव आपको जरूर देना है। पहला प्रावधान है कि जेल में बंद जो व्यक्ति है वो उसको नॉन पर्सन की तरह ट्रीट नहीं किया जाना है। नॉन पर्सन का दोस्तों मतलब हो गया कि कोई व्यक्ति उसको उसका महत्व ही ना स्वीकार किया जाए, उसके अस्तित्व को ही नकार दिया जाए, अधिकार से रहित हो और अपेक्षित तौर पे इसको भुला दिया जाए। तो इस प्रक्रिया में नॉन पर्सन की तरह ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा मुद्दा है, दूसरा जो सिद्धांत है वो है जेल में बंद जो व्यक्ति है
उसके अंदर जो बाउंड्री के भीतर व्यक्ति है उसके भी मानवाधिकार हैं, मानवाधिकारों का उसको हकदार है, इस बात को एक्सेप्ट किया जाए। तीसरा जो हमारा सिद्धांत है वो है कि जेल में बंद जो व्यक्ति की पीड़ा को किसी भी तरीके से इस प्रकार से ना किया जाए कि जेल में होने वाले व्यक्ति को और कष्ट झेलना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी कोई व्यक्ति जो जेल में बंद है उसकी स्वतंत्रता से उसको वंचित किया जा चुका है, तो ऐसे प्रावधान नहीं किया जाए कि उसको और प्रताड़ना झेलना पड़े। तो ये तीन व्यापक सिद्धांत हैं जब भी आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में लिखते हैं और उसके अंतर्गत हमारी जो जेल प्रणाली है या जो सुधार प्रणाली हो उस पर आपको जरूर इस पॉइंट को वहाँ पर लिखना है। फिर दोस्तों आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर सुधार के तौर पे अगर हम सजेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर जमानत का आसान प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके लिए एक हाल ही में प्रावधान ये है कि जो सीआरपीसी है, दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ कि दो चीज़ें होती है, एक चीज़ होती है आईपीसी और दूसरी चीज़ होती है सीआरपीसी। आईपीसी में ये बताया है कोई भी कृत्य किया जाता है, कोई भी आपराधिक कृत्य वगैरह किया जाता है, मान के चलिए किसी की हत्या की जाती है, तो उसमें बताया जाता है कि इस धारा के अंतर्गत क्या सज़ा मिलेगी। जैसे कि आपने सुना होगा कि धारा आईपीसी की धारा 302 के तहत इतनी इतनी सज़ा मिली हुई है, लेकिन उसका असल में क्रियान्वयन किया कैसे किया जाएगा वो सीआरपीसी के बारे में बताता है। सीआरपीसी तो यहाँ पर सीआरपीसी की धारा 436 में बोला गया है कि ऐसे अपराध जिनमें मृत्युदंड की सज़ा नहीं मिली है, अगर कोई भी व्यक्ति आधे से अधिक समय तक जेल में काट लेता है नॉन मृत्युदंड वाले अपराधों में, तो वहाँ पर वो जमानतदार की सहायता से या इसके बिना जमानत लेने का हकदार हो जाता है। तो ऐसा प्रावधान किया गया है। तो आप इसमें जो जमानत या आसान प्रावधान की बात है सीधे ये पॉइंट को मेंशन कर दें। फिर यहाँ पर जमानत के मामलों में तेज़ी से निपटान की बात की है। दोस्तों एक बाद आया था 2017 में हुसैन और अन्य बनाम भारत संघवाद, तो हुसैन एवं अन्य हुसैन बनाम भारत संघवाद वगैरह भी आप ऐसे जिक्र कर सकते हैं। भारत संघवाद हाल ही 2017 के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत का सिद्धांत एक प्रकार से वो एक मानदंड है और जेलों में रखना एक प्रकार का अपवाद है, तो पहले हमको जमानत वाले रास्ते की ओर आगे बढ़ना चाहिए और जो जमानत जो के लिए अर्जियां हैं उनका शीघ्र निपटान किया जाना चाहिए। दोस्तों एक समिति बनी थी 1980 में जिसको मुल्ला समिति के तौर पर जाना जाता है और वो न्यायमूर्ति एएन मुल्ला की अध्यक्षता में जिसको गठित किया गया था और जिसका उद्देश्य था कि जेलों में जो सुधार की प्रणाली है उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो इसकी सिफारिशों की बात करें, ये सिफारिशें भी दोस्तों आज भी काफ़ी जो हैं रिलेवेंट हैं, इसलिए इसका भी जिक्र किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि भाई जो जेल कर्मचारी हैं उनके प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और अलग अलग कैडर में उनको संगठित किया जाना चाहिए। एक भारतीय कारागार एवं सुधार सेवा नामक अखिल भारतीय सेवा की स्थापना करने की भी आवश्यकता यहाँ पर बोला गया है कि इसको भी गठित किया जा सकता है। फिर यहाँ पर सजा याफ्त होने के बाद जो देखभाल है, आफ्टर केयर और पुनर्वास और प्रोविशन जेलों में सुधार का एक अभिन्न होना चाहिए, यानी कि जिन कैदियों ने सजा काट ली है उनके पुनर्वास जो है इसका एक अभिन्न अंग होना चाहिए हमारी जेल प्रणाली का। फिर जो प्रेस और अन्य जो लोग हैं उनको समय समय पर जेलों व संबद्ध सुधार संस्थानों के अंदर जाने की अनुमति होनी चाहिए ताकि ये देखा जा सके कि वास्तव में जो है नियम कानूनों का क्रियान्वयन हो रहा है या जेल प्रणाली एक प्रकार से दमन की प्रक्रिया बन के रह गई है, दमन के स्थान बन के रह गए हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर विचाराधीन कैदी जो हैं उनको जेलों में कम से कम समय तक रखा जाना चाहिए और दोषियों को दूर रखा जाना, इस चीज़ के भी सुधार यहाँ पर ये बात की गई थी। कुछ और चीज़ों की बात करें साथियों यहाँ पर हम कि देखिए जो जेल जो सुधार हैं उनके लिए जो हाल ही के दोस्तों जो हाल ही में कुछ और कदम उठाए गए हैं, एक तो देखिए जो मॉडल जेल नियमावली 2016 है, तो इसके माध्यम से क्या किया गया है कि जो मॉडल जेल नियमावली 2016 है इसके माध्यम से पूरे देश में जो जेल प्रशासन है कैदियों के प्रबंधन संबंधी जो भी कानून हैं उनमें एक रूपता लाने का प्रयास किया गया है। हालांकि इसकी कमी ये है कि हाल केवल 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ही हैं जिनने इनको अपनाया, क्योंकि ये देखिए जो जेल प्रशासन वाला या जेल प्रणाली का जो मुद्दा है ये राज्य सरकारों के पास है, तो वो राज्य सरकारों पर ही अल्टीमेट डिफेंड वो रखता है, मायने रखता है कि वो कैसे इसको अपनाएंगे। अब इसमें राज्य सरकारों की अपनी अपनी जो क्षमताएं हैं वो भी यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग इस प्रणाली को अपनाया जाएगा और उनका क्रियान्वयन किया जाएगा। फिर दोस्तों हाल ही में एक प्रचलन रहा है खुली जेल प्रणाली का। इसमें देखिए जैसे राजस्थान है तो उसको सुधार को बढ़ावा देने के लिए इस खुली जेल मॉडल को अपनाया है। इसमें क्या होता है, एक तो भाई खर्चा काफ़ी कम आता है और यहाँ पर जो कर्मचारी रखने होते हैं वो भी काफ़ी कम होते हैं और एक प्रकार से सुधार को ज़्यादा बढ़ावा दे सकता है। तो दोस्तों ये जो है इसकी सिफारिशें थी। अब आप अपने जो कुछ भी समझा है उसके अकॉर्डिंग अभी क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में, तो वहाँ पर आप इसका क्वेश्चन लिखिए। उसके बाद जो है आपने जो समझा है उसके अकॉर्डिंग इसका सारांश लिखिए और इस डिस्कशन को हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं इस पर भी आप सुझाव दे सकते हैं। हालांकि देखिए अभी मेरे पास टाइम का एक कॉन्स्टेंट है, अदरवाइज इससे जुड़े जो और भी कुछ प्रमुख मुद्दे हैं, कोई भी टॉपिक हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसके स्टैटिक सेगमेंट में कौन से प्रमुख मुद्दे हैं उनके ऊपर भी हम डिस्कस करना इस आर्टिकल के साथ स्टार्ट कर देंगे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो बेहतर लगता है तो आप अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट में पूछ सकते हैं
और आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।